हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी हिंदी बुक रीडर। और एक्चुअली आप लोगों ने भी सुना होगा इस बुक का नाम द पावर ऑफ नाउ, जो कि है एकार्ट टॉली। तो ये फ़ॉरेन के ऑथर हैं और इनका मैंने एक एक ये बुक है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। बाकी सारी बुक्स मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, सुनी है, सब कुछ किया है, बट इस बुक के बारे में मैंने खाली सुना है, पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा फाइनली इसको पढ़ना शुरू करूं, और मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ ही रही हूँ तो फिर शेयर भी करूं। तो मैं इसको एक्सप्लेन रीड इंग्लिश में करूँगी, एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी। लेकिन मतलब इन अ जिस्ट मुझे पता है इस बुक में एक्चुअली क्या है कि पावर ऑफ नाउ। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सबका फिर से स्वागत है हिंदी में मेरे चैनल में। तो जो बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। एक्चुअली स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट नीचे लिखा है सब हेडिंग, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये डे टू डे रूटीन में आप कैसे इस बुक को अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा है। और ऑथर जैसे मैंने बोला एकार्ट टॉली हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू कम अलॉन्ग इन ईयर्स, एवरी सेंटेंस रिंग्स विद ट्रुथ एंड पावर। ये बोला दीपक चोपड़ा हमारे जो हैं ऑथर ऑफ द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। तो एक ये वाली बुक भी एक्चुअली मुझे पढ़नी है दीपक चोपड़ा की, द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ये एक्चुअली मैंने पढ़ी है लेकिन हाफ वे पढ़ी है, कंप्लीट नहीं की थी। तो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नहीं है, एकार्ट टॉली द पावर ऑफ नाउ। कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स में जो चैप्टर्स होते हैं। तो एक्चुअली कितने चैप्टर्स है, चैप्टर 7 8, क्वाइट मैनी चैप्टर्स। तो ये टोटल चैप्टर हैं, चैप्टर 10 है। अच्छी बात है, 10 चैप्टर रखे हैं इन्होंने। और इंट्रोडक्शन मैं रीड करती हूँ। द ओरिजिन ऑफ दिस बुक, आई हैव लिटिल यूज फॉर द पास्ट एंड रियरली थिंक अबाउट इट, हाउएवर आई वुड ब्रीफली like to tell you how I came to be a spiritual teacher and how this book came into existence। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब मैं आपको इस बुक में ये बताने जा रहा हूँ कि मैं स्पिरिचुअल टीचर कैसे बना। ये स्पिरिचुअल टीचर हैं और ये बुक मैंने कैसे लिखी, इनटू एग्जिस्टेंस कैसे आई। अनटिल माई 30th ईयर, 30 साल का जब तक मैं हुआ, आई लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस एंगजाइटी interspersed with periods of suicidal depression. It feels now as if I am talking about some past lifetime or somebody else's life। तो ये बोल रहे हैं कि ये बुक मतलब 30 साल तक मैं कॉन्टीन्यूस एंग्जाइटी में रहा और डिप्रेशन में रहा, और अब मुझे इसके बारे में बात करते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं कोई पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये हम सब लोगों को स्टेज ऑफ लाइफ जो मतलब 40+ हैं, रियलाइज़ होता है कि अरे यार वो जो हम थे एक जब हम 15 थे 20 थे तो वो शायद कोई और पर्सन था, वो मैं नहीं हूँ। हम खुद को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लगता है पास्ट लाइफ थी क्या या किसी और की लाइफ थी, हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं थी, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। One night, not long after my 29th birthday, I woke up in the early hours with a feeling of absolute dread. I had woken up with such a feeling many times before, but this time it was more intense than it had ever been. The silence of the night, the vague outlines of the furniture in the dark room, the distant noise of a passing train. Everything felt so aligned, so hostile, and so utterly meaningless that it created in me a deep loathing of the world. The most loathsome thing of all, however, was my own existence. What was the point in continuing to live with this burden of misery? Why carry on with this continuous struggle? I could feel that a deep longing for a annihilation, for non existence, was now becoming much stronger than the instinctive desire to continue to live। तो बोल रहे हैं कि एक रात को जब 29 बर्थडे था, मैं सुबह सुबह उठा एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग के साथ, और जो कि मेरे साथ हमेशा होता था, मैनी टाइम्स ये हो चुका था मेरे साथ। और जब मैं रात को उठा तो जैसे था कि बड़ा साइलेंस था ऑफ कोर्स रात में,
और बहुत ड्रेडफुल डरावना टाइप था, बहुत हैवीनेस थी। तो वो बोल रहे कि हमेशा तो ये लगता था कि अच्छा चलो मैं उठ गया, हो गया ख़त्म बात, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसे लगा, मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल टू लिव है इतनी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि वो बहुत दुखी थे, तो इतनी इतनी मेजरी में, इतने दुख में क्यों रहना है ना मेरे को इस सिचुएशन में। तो इस करके उन्होंने बोला कि उस दिन मुझे ये लगा कि मुझे इस स्ट्रगल में बिल्कुल भी नहीं रहना है। आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर। This was the thought kept repeating itself in my mind. Then suddenly I became aware of what a peculiar thought it was. Am I one or two? If I cannot live with myself, there must be two of me, the T and the self. That T cannot live with maybe. I thought only one of them is real. तो उसने बोला कि मैंने बोला कि बस यार मुझे ऐसे नहीं रहना है, तो आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर। इसने ये बोला कि मैं खुद के साथ, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर, मैं खुद के साथ अब नहीं रह सकता हूँ। दिस वॉज द थाट केप्ट रिपीटिंग इट सेल्फ इन माई माइंड। तो उसने, वो बोल रहे हैं कि मुझे तब ये लगा कि यार मैं अलग हूँ और कोई और अलग है क्या, कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। तो उन्होंने बोला कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर दो लोग हैं और ओनली वन ऑफ देम इज़ रियल। जो हमारे अंदर जैसे दो लोग हैं, उसमें से बस एक है जो कि सच है, वन ऑफ देम इज़ रियल। आई वॉज सो स्टन्ड बाय दिस स्ट्रेंज रियलाइजेशन दैट माई माइंड स्टॉप्ड। आई वॉज फुली कॉन्शियस बट देयर वर नो मोर थाट। मैं कॉन्शियस तो था, मतलब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, दिख रहा था, लेकिन थॉटलेस हो गया था। देन आई फेल्ट ड्रॉन इन टू वट सीम्ड लाइक अ वॉटेक्स ऑफ एनर्जी। तब एकदम से एक एनर्जी मुझे महसूस हुई। इट वॉज अ स्लो मोमेंट एट फर्स्ट एंड देन एक्सेलरेटेड। तो एनर्जी पहले तो बहुत धीरे धीरे आई और एकदम बढ़ने लग गई। आई वॉज ग्रिप्ड बाय एन इंटेंस फियर एंड माई बॉडी स्टार्टेड टू शेक। बहुत डर गया और ऐसे काँपने लग गया। आई हर्ड द वर्ड्स रेजिस्ट नथिंग। मैंने शब्द सुने, क्या शब्द सुने? रेजिस्ट, किसी चीज़ को मतलब रोको मत। As if spoken inside my chest. I could feel myself being sucked into a void. It felt as if the void was inside myself rather than outside. Suddenly, there was no more fear, and I let myself fall into the void. I have no recollection of what happened after that. तो बोल रहे हैं कि एकदम से एक मेरे चेस्ट में एक शब्द आया कि जैसे resist nothing, एंड और वो जो एक जीवन में एक सूनापन था, वो एकदम से भर गया और एकदम से कोई फियर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो सब भर गया। और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब उसके बाद ख़त्म हो गई बात। और मतलब वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ही सेड कि मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आई वॉज अवेकन बाय द चर्पिंग ऑफ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि एक चिड़िया चहचहा रही है मेरी खिड़की के बाहर। आई हैड नेवर हर्ड सच अ साउंड बिफोर। कह रहे मतलब इतना प्यारा साउंड मैंने कभी सुना ही नहीं था। माई आइज वॉज स्टिल क्लोज एंड आई सॉ द इमेजेस ऑफ प्रीशियस डायमंड। मतलब आँख उनकी बंदी थी, तो उन्होंने चिड़िया का साउंड अपने कान से सुना और एकदम से उन्होंने इमेज देखी डायमंड की। येस, इफ़ अ डायमंड कुड मेक अ साउंड, दिस इज़ व्हाट इट वुड बी लाइक। आई ओपन my eyes. The first light of dawn was filtering through the curtains. Without any thought, I knew that there is infinitely more to light than we realize. That soft luminosity filtering through the curtains was love itself. Tears came into my eyes. I got up and walked around the room. I recognized the room, and yet I knew that I had never truly seen it before. Everything was fresh and pristine, as if it had just come into existence. I picked up things, a pencil, an empty bottle, marveling at the beauty and aliveness of it all. तो बोल रहे कि जब मैं सुबह उठा और मैंने साउंड सुना और मैंने अपने कमरे के हम एक अनकॉन्शियसली उठ के चीज़ें करते हैं, हम किसी चीज़ को इतना महसूस डीपली, उसको इतना डीपली देखना, उसको उसके साथ कनेक्ट करना, ये सब नहीं करते हैं। तो उसने बोला मैं मतलब मैंने जब धूप आ रही थी मेरे कमरे में, मैंने उस धूप को देखा कि प्यार का अगर कोई फॉर्म होता है तो ये हल्की सी एकदम परफेक्ट लाइट जो आ रही है ना मेरे कर्टन से, वही शायद प्यार होता है।
और रूम की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बड़े प्यार से देखी, जैसे कि पहली बार इतनी कॉन्शियसली उसको देख रहे हैं। और आई पिक द थिंग्स, जैसे पेंसिल को उठा के उन्होंने उसमें बहुत ही डीप थॉट के साथ देखा, एंड मार्वलिंग एट द ब्यूटी एंड अलाइवनेस। और वो कह रहे वाओ, मतलब क्या है ये इस पैराग्राफ में था। दैट डे आई वॉकड अराउंड द सिटी इन अटर अमेजमेंट एट द मिरेकल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एज इफ हैड बीन it had just been born into this world. For the next 5 months, I lived in a state of uninterrupted deep peace and bliss. Next 5 months, मैं बहुत ही deep peace और bliss में था. After that, it diminished somehow, somewhat in intensity, or perhaps it just seemed to because it became my natural state. I could still function in the world, although I realized that nothing I ever did could possibly add anything to what I already had. I knew, of course, that something profoundly significant had happened to me, but I did not understand it at all. It was not until several years later, after I had read spiritual texts and spent time with spiritual teachers, that I realized that what everybody was looking for had already happened to me. I understood that the intense pressure of suffering that night must have forced my consciousness to withdraw from its identification with the unhappy and deeply fearful self, which is ultimately a fiction of the mind. This withdrawal must have been so complete that this false suffering self immediately collapsed, just as if a plug had been pulled out of an inflatable toy. तो बोल रहे हैं कि इसके बाद आई न्यू समथिंग, कुछ तो मेरे साथ हुआ, मुझे ये पता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और बहुत सालों तक मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े और स्पिरिचुअल गुरुज के साथ टाइम स्पेंड किया, तो मैंने ये पाया कि जो जिस चीज़ की तलाश में लोग घूम रहे हैं वो तो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। और उस रात को यही हुआ था कि कॉन्शियसनेस ने जो विड्रॉ कर लिया था अनहैप्पीनेस और जो फियरफुल थॉट थे, उसका एक स्विच प्लग था, जैसे कि उसको ऑफ कर दिया और वो सारे थॉट एकदम से वेनिश्ड हो गए उस रात को। What was left then was my true nature as the ever present I am. Consciousness in its pure state prior to identification with form. Later, I also learned to go into that inner timeless and deathless realm that I had originally perceived as a void and remained fully conscious. I dwell in state of such indescribable bliss and sacredness that even though the original experience I just described pales in comparison. A time came when, for a while, I was left with nothing on the physical plane. I had no relationships, no job, no home, no socially definitely defined identity. I spent almost 2 years sitting on park benches in a state of most intense joy. तो बोल रहे हैं कि मुझे हमेशा जब ये हुआ तो मैं हमेशा ब्लिस में रहता था, हमेशा खुश, हमेशा तो कोई कंपैरिजन नहीं था और हमेशा खुश रहता था। एक टाइम ऐसा आ गया जब फिज़िकल प्लेन पे, जैसे इस जो हमारे फिज़िकल प्लेन मतलब होता है कि जो रियल वर्ल्ड है, उसमें मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई जॉब नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। और कम से कम 2 साल मैंने एक ऑन पार्क बेंचेस पे बैठ के बिताए और बहुत ज़्यादा मैं खुश था स्टेट ऑफ उसमें भी। बट इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस कम एंड गो। More fundamental, perhaps, than any experience is the undercurrent of peace that has never left me since then. लेकिन जो undercurrent था ना पीस का, वो मेरे साथ हमेशा रहा। Sometimes it is very strong, almost palpable, and others can feel it too. At others time, it is somewhere in the background, like a distant melody. Later, people would occasionally come up to me and say, I want what you have. Can you give it to me or show me how to get it? And I would say, you have it already. You just can't feel it because your mind is making too much noise. That answer later grew into the book that you're holding in your hands.
कह रहा है लोगों को भी उस पीस का एहसास होने लग गया, क्योंकि जो भी इनके वाइब्रेशन में आता होगा उसको फील होता होगा वो पीस, और या उनसे बात करके तो उन्होंने कहा यार ये जो तुमको प्राप्त हुआ है, एक्चुअली ऐसी बुद्धा के साथ भी हुआ था। उसको भी उनके डिसाइपल्स ने पूछा था कि यार आपको जो मिला है वो हमें भी शेयर करो। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ये जो तुमको मिला है वो हमारे साथ भी शेयर करो। तो उसने बोला कि मैं ये तुमको दे नहीं सकता, ये तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर ही है। तो उसकी वजह से मैंने फिर ये बुक क्रिएट की जो आपके हाथों में है। बिफोर आई न्यू इट आई हैड एन एक्सट्रीमली एक्सटर्नल आइडेंटिटी अगेन। आई हैड बिकम अ स्पिरिचुअल टीचर। आई हैड बिकम अ स्पिरिचुअल टीचर। तो वो कह रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल टीचर बन गया। नेक्स्ट हेडिंग है द ट्रुथ दैट इज़ विद इन यू, जो सच जो आपके अंदर है। दिस बुक रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ माई वर्क as far as it can be conveyed in words with individuals and small groups of spiritual seekers during the past 10 years in Europe and in North America. In deep love and appreciation, I would like to thank those exceptional people for their courage, their willingness to embrace inner change, their challenging questions, and their readiness to listen. This book would not have come into existence without them. They belong to what it is yet a small but fortunately growing minority of spiritual pioneers, people who are reaching a point where they become capable of breaking out of inherited collective mind patterns that have kept humans in bondage to suffering. ये एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा बुक के बारे में लिखा है कि मतलब बुक की क्रिएशन कैसे हुई, और इसमें किस किस लोगों ने हेल्प किया, और ये कैसे आपकी लाइफ में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करेगी उसके बारे में है। तो इसको मैं स्किप करके चैप्टर 1 पे आती हूँ सीधे। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट, व्हाट इज़ दैट? और बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो चैप्टर है कि आप अपना दिमाग नहीं हो। आप जो खुद की आइडेंटिटी अपने दिमाग से बनाते हो, यू आर नॉट योर माइंड, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट क्या है भाई? A beggar had been sitting by the side of a road for over 30 years. One day, a stranger walked by. Spare some change, mumbled the beggar, mechanically holding out his old baseball cap. I have nothing to give you, said the stranger. Then he asked, what's that you are sitting on? Nothing, replied the beggar. Just an old box. I have been sitting on it for as long as I can remember. Ever looked inside? Asked the stranger. No, said the beggar. What's the point? There's nothing in there. Have a look inside, insisted the stranger. The beggar managed to pry open the lid. With astonishment, disbelief, and elation, he saw that the box was filled with gold. I'm that stranger who has nothing to give you and who is telling you to look inside, not inside any box as in the parable, but somewhere even closer inside yourself. बट आई एम नॉट अ बैगर, आई कैन हियर यू से। तो उन्होंने कहानी बताई है कि एक बैगर था और एक आदमी था, वो जा रहा था। बैगर ने बोला कि अपनी उसने बास्केटबॉल वाली जो कैप होती है निकाल के बोला यार कुछ भीख दे दो। तो उसने बोला कि क्यों भीख दे दूँ? तो कह रहा मुझे भीख चाहिए इसलिए दे दो। तो उसने बोला आप किस पे बैठे हो? तो कह रहा मैं इस बक्से पे बैठा हूँ। तो कह रहा इस बक्से में क्या है? तो कह रहा मुझे नहीं पता। तो कह रहा कि खोल के देखा बक्सा? कह रहा नहीं। तो खोल के देखो। नहीं मैं नहीं देखूँगा, इसमें कुछ नहीं है। उसने बोला खोल के तो देखो। तो उसने कहा अच्छा। उसने खोला, वो पूरा गोल्ड से भरा हुआ था। तो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम वो अभी बैगर हो और मैं वो बंदा हूँ स्ट्रेंजर। तो तुम्हारे अंदर ही वो खजाना है, मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला। Those who have not found their true wealth, which is the radiant joy of being and the deep, unshakable peace that comes with it, are beggars, even if they have great material health. वो बोल रहे कि आपके पास कितनी भी मटीरियल हेल्थ मतलब आपका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गाड़ियाँ, बड़े घर, याट, आइलैंड्स, कुछ भी है, वो मटीरियल वेल्थ है। लेकिन जब तक आपके पास एक रेडियंट जॉय है, बीइंग इन डीप अनशेकेबल पीस नहीं है, तब तक आप बैगर ही हो। दे आर लुकिंग आउटसाइड फॉर स्क्रैप्स ऑफ प्लेजर और फुलफिलमेंट,
for validation, security, or love, while they have a treasure within that only includes all those things but is definite, indefinite, infinitely greater than anything the world can offer. The word enlightenment conjures up the idea of some superhuman accomplishments, and the ego likes to keep it that way, but it is simply your natural state of felt oneness with being. बोल रहे हैं कि अलाइनमेंट को बहुत ही बड़ा शब्द बना दिया है, मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन एक्चुअली है क्या, नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद द बीइंग. It is a state, it is a state of connectedness with something immeasurable and indestructible, something that almost paradoxically is essentially you and yet is much greater than you. और बोल रहे हैं कि ये जो एक शक्ति है वो है जो कि जिसको आप नाप नहीं सकते हो, एक ऐसा स्टेट कनेक्ट आप करते हो दैट ऑलमोस्ट एसेंशियली आप ही हो, लेकिन एक आपसे बहुत बड़ी शक्ति है. इट इज़ अ फाइंडिंग योर ट्रू नेचर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म. The inability to feel this connectedness gives rise to the illusion of separation, concisely or unconcisely, consciously, as an isolated fragment. Fear arises and conflict within and without becomes the norm. I love the Buddha's simple definition of enlightenment as the end of suffering. बुद्धा का जो एक सिंपल enlightenment क्या था, end of suffering is enlightenment. There is nothing superhuman in that. Is there? Of course, as a definition, it is incomplete. It only tells you what enlightenment is not. No suffering? But what left when there is no more suffering? The Buddha is silent on that, and his silence implies that you will have to find out for yourself. He uses a negative definition so that the mind cannot make it into something to believe in or into a superhuman accomplishments, a goal that is impossible for you to attain. Despite the precaution, the majority of Buddhists still believe that enlightenment is for the Buddha, not for them, at least not in this lifetime. तो बोल रहे हैं कि बुद्धा का सबसे सही था, उसने बोला कि एनलाइटमेंट क्या है, तो उसने बोला कि एनलाइटमेंट होता है एंड ऑफ सफरिंग. और क्या है उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बस ये बोला कि एंड ऑफ सफरिंग हो जाओगे ना तो आप एनलाइटमेंट हो जाओगे. लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि लेकिन क्या होगा कि आप एनलाइटमेंट होगे, तो उन्होंने वो छोड़ दिया. उन्होंने बोला कि ये आप खुद डिसाइड करो कि आपका एनलाइटमेंट क्या है, क्योंकि आपकी सफरिंग भी तो अलग है. किसी की सफरिंग हेल्थ है, किसी की सफरिंग वेल्थ है, किसी की सफरिंग हाइट है. तो जो आपकी पर्सनल सफरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी तो आप एनलाइटमेंट हो जाओगे, एनलाइटेड हो जाओगे. यू यूज़ द वर्ड बीइंग, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दैट. बिल्कुल सही बात है. बीइंग मतलब उन्होंने जो बोला मेरे दिमाग में भी था ये कि बीइंग का क्या मतलब है. तो बीइंग का मतलब भगवान है, सुपर पावर है, गॉड है, यूनिवर्स है. ये बीइंग क्या है, तो आगे वो एक्सप्लेन करते हैं. बीइंग इज़ द एटर्नल, ever present, one life beyond the myriad form of life that are subject to birth and death. तो कह रहे हैं हमेशा जो रहने वाला है एक वो है जो बियॉन्ड बर्थ और डेथ है. However, being is not only beyond but also deep within every form as its innermost, invisible and indestructible essence. This means that it is accessible to you now as your own deepest self, your true nature. But don't seek to grasp it with your mind. जो आपका बीइंग है वो आपके अंदर ही है, लेकिन उसको अपने दिमाग को उसके ऊपर हावी मत होने दो. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. यू कैन नो इट ओनली व्हेन द माइंड इज स्टिल. जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा. व्हेन यू आर प्रेजेंट, when your attention is fully and intensely in the now, being can be felt but it can never be understood mentally. अब जैसे आप सांस ले रहे हो, कहाँ है सांस, कहाँ है हवा, दिख रही है आपको, ले रहे हो, लेकिन आप उसकी वजह से ही जिंदा हो. आप
मतलब आपका पूरा होल बॉडी, पूरी एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ वही हवा है, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो। लेकिन वो कहाँ है, वो दिख ही नहीं रही है, तो आप बोलोगे तो है ही नहीं। लेकिन वो तो प्रूफ हो चुका है कि वो है और आप ले रहे हो, आप उसकी वजह से जिंदा हो और आपको वो दिख नहीं रही है। तो वहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि वो बुक बीइंग है। अगर आप बोलोगे कि कहाँ है, क्यों नहीं है, दिख क्यों नहीं रही है, तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा। बट इट कैन नेवर बी अंडरस्टूड मेंटली, यू हैव टू फील इट टू रीगेन awareness of being and to abide in that state of feeling realization is enlightenment। आपको समझना, आपको महसूस करना पड़ेगा। When you say being, are you talking about God? Same question. If you are, then why don't you say it? अगर आप बार बार being की बात कर ही रहे हो तो बोलते क्यों नहीं हो सीधे सीधे कि हाँ आप गॉड के बारे में बात कर रहे हो। The word God has become empty of meaning through thousands of years of misuse. I use it sometimes, but I do sparingly. By misuse, I mean that people who have never even glimpsed the realm of sacred, the infinite vastness behind that word, use it with great conviction as if they knew what they are talking about, or they argue against it as if they knew what it is that they are denying. This misuse gives rise to absurd beliefs, assertions, and egoic delusions such as my or our God is the only true God and your God is false, or Nicetius' famous statement, God is dead. The word God has become a closed concept. The moment the word is uttered, a mental image is created, no longer perhaps of an old man with a white beard, but still a mental representation of someone or something outside you. And yes, almost inevitably a male, someone or something. तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप मेल बीइंग बोल रहे हो बार बार, तो आप बोलते क्यों नहीं हो कि आप भगवान को बोल रहे हो। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है। आई डू अग्री कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं उसके साथ रिलीजन एकदम आपके ब्रेन में पॉपअप करता है कि अच्छा गॉड तो किसका गॉड भाई, हिंदू का गॉड, मुस्लिम का गॉड, क्रिश्चियन का गॉड, जैन का गॉड, बुद्धिस्ट गॉड, कौन सा गॉड। और वो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल एहसास नहीं है डीप बीइंग का, वो उसके बारे में लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं, उसके सपोर्ट में बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। मतलब वो लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो बोल रहे हैं इसीलिए मैं गॉड का नाम नहीं लेता हूँ। नीदर गॉड नॉर बीइंग नॉर एनी अदर वर्ड कैन डिफाइन और एक्सप्लेन द इनएफेबल रियलिटी बिहाइंड द वर्ड। So the only important question is whether the word is a help or hindrance in enabling you to experience that toward which it points. Does it point beyond itself to that transcendental dental reality, or does it lend itself too easily to becoming no more than idea in your head that you believe in, a mental idol? तो बोल रहे हैं कि वो अभी भी इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैंने बीइंग को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके के क्वेश्चन करेंगे। कई लोग मान जाते हैं जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है, तो कह रहे हैं कि वो एक आपकी फीलिंग है जो आप उसको समझोगे आगे धीरे धीरे, जैसे वो बुक में समझाएंगे। द वर्ड बीइंग एक्सप्लेन्स नथिंग नॉट डज गॉड। जो मैं बीइंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता है। बीइंग मतलब आप खुद, और वो भगवान को नहीं दर्शाता है। बीइंग हाउएवर हैज़ द एडवांटेज दैट इट इज़ एन ओपन कॉन्सेप्ट। तो बीइंग से आपका एडवांटेज हो गया, आपका बीइंग कुछ और है, मेरा बीइंग कुछ और है, और किसी और का बीइंग कुछ और है, तो अपने हिसाब से आप यूज़ करो। इट डज नॉट रिड्यूस द इनफाइनाइट इनविजिबल टू अ फाइनाइट एंटिटी। It is impossible to form a mental image of it. Nobody can claim exclusive possession of being. It is your very essence, and it is immediately accessible to you as the feeling of your own presence, the realization I am that is prior to I am this or I am that. So it is only a small step from the word being to the experience of being. तो बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से अपना बीइंग यूज़ करो, ओपन कॉन्सेप्ट है,
जिसका जो बीइंग है वो वैसे यूज़ करे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू एक्सपीरियंस दिस रियलिटी? सबसे बड़ी जो बाधा है आप जिसकी बात कर रहे हो कि हमको रियलाइजेशन होगी, उसकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल क्या होगी, बाधा क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन विद योर माइंड which causes thoughts to become compulsive. Not to be able to stop thinking is a dreadful affliction. But we don't realize this because almost everybody is suffering from it. So it is considered normal. This incessant mental noise prevents you from finding that realm of inner stillness that is inseparable from being. It also creates a false mind made self that casts a shadow of fear and suffering. We will look it at we will look at all that in more detail later. तो बोल रहे हैं कि बाधा क्या है? बाधा ये है कि जो आपके दिमाग में हमेशा चैटर है, जो हमेशा चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, फियर क्रिएट करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है, और मतलब माइंड में क्लटर क्रिएट करता है, क्या नहीं करता है। और हमने इस सोसाइटी में उसको नॉर्मल बना दिया है, जबकि वो नॉर्मल नहीं है। स्टिलनेस ऑफ माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो कैसे अचीव करना है, क्यों अचीव करना है, और हम धीरे धीरे इस बुक में आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, इसको क्लटर फ्री अपने दिमाग को करना ज़रूरी है, स्टिलनेस में जाना ज़रूरी है, हमेशा सोचते ही रहना ज़रूरी नहीं है, जिसको हमने नॉर्मल बना दिया है। द फिलोसोफर्स डेस्कार्टस बिलीव that he had found the most fundamental truth when he made his famous statement, I think, therefore I am. He had, in fact, given expression to the most basic error, to equate thinking with being and identity with thinking. The compulsive thinker, which mean almost everyone, the compulsive thinker is hum, lives in a state of apparent separateness in an insanely complex world of continuous problems and conflict. A world that reflects the ever increasing fragmentation of the mind. Enlightenment is a state of wholeness. Enlightenment क्या है? State of wholeness है, completeness है, of being at one and therefore at peace. मैं हूँ और मैं शांत हूँ. At one with life its in its manifested aspect, the world, as well as with your deepest self and life unmanifested, at one with being. Enlightenment is not only the end of suffering and of continuous conflict within and without, but also the end of dreadful enslavement to incessant thinking. व्हाट एन इनक्रेडिबल लिबरेशन दिस इज़। तो बोल रहे हैं अलाइनमेंट यही है कि हमेशा जो आपका चैटर चल रहा है एंड स्लेव जो हो चुके हैं, आप स्लेव बन चुके हैं, अपने इंसेसेंट थिंकिंग जो आपकी चल रही है उसको बंद करो, एंड ऑफ सफरिंग करो। जो आपका सोचने का एंड सफरिंग है ना, हमेशा सोचना, उसको एंड करो। आइडेंटिफिकेशन विद योर माइंड creates an opaque screen of concepts, labels, images, words, judgments, and definition that blocks all true relationships. It comes between you and yourself, between you and your fellow man and woman, between you and nature, between you and God. It is this screen of thought that creates the illusion of separateness, the illusion that there is you and a totally separate other. You then forget the essential fact that underneath the level of physical appearance and separate forms, you are one with all that is. By forget, I mean that you can no longer feel this oneness as self evident reality. You may believe it to be true, but you no longer know it to be true. A belief may be comforting only through your own experience, however, does it become liberating. Thinking has become a disease. Disease happens when things get out of balance. For example, there's nothing wrong with cells dividing and multiplying in the body. But when this process continues in disregard of the total organism's cell, cells
proliferate and we have disease. तो बोल रहे हैं कि थिंकिंग ही एक बीमारी बन गई है. तो ऐसा नहीं है कि थिंकिंग बीमारी है. जैसे हमारे बॉडी में सेल्स जो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये प्रोसेस चलता है. लेकिन अगर वो आउट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स ख़राब होके और उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिसीज़ बन जाती है, शरीर में बीमारी हो जाती है. ऐसे ही थिंकिंग भी एक बीमारी हो जाती है अगर आप कॉन्टीन्यूसली बस सोच ही रहे हो. फिर उन्होंने नोट किया है, द माइंड इज़ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ़ यूज राइटली. हमारा ब्रेन जो है, माइंड है, वो बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट है अगर हम उसको ठीक से यूज़ करें. लेकिन यूज रॉन्गली हाउएवर इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव. टू पुट इट more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly. You usually don't use it at all. It uses you. आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आपका दिमाग आपको इस्तेमाल कर रहा है. It uses you. This is the disease. You believe that you are your mind. दिस इज़ द डिल्यूशन. आप ये सोचते हो कि आप अपना दिमाग हो, बट यही प्रॉब्लम है कि आप अपना दिमाग नहीं हो. ये डिल्यूजन है. द इंस्ट्रूमेंट हैज़ टेकन यू ओवर. जो माइंड है ना, उसने आपको उठा लिया है, जबकि आप उसके मालिक हो अपने माइंड के. और आप उसको बोलोगे ये सोचना है और ये नहीं सोचना है. लेकिन हुआ क्या है, माइंड ने आपको ओवर पावर कर लिया और वो जो सोच रहा है आप बस चुपचाप करते जा रहे हो. I don't quite agree. It is true that I do a lot of aimless thinking, like most people, but I can still choose to use my mind to get and accomplish things, and I do that all the time. Just because you can solve a crossword puzzle or build an atom bomb does not mean that you use your mind. Just as dogs love to chew bones, the mind loves to get its teeth into problems. That's why it does crossword puzzles and builds atom bombs. You have no interest in either. Let me ask you this. Can you be free of your mind whenever you want to? Have you found the off button? वो कह रहा है कि आप ये बोलते हो कि मैं अपने ब्रेन को बड़ा हाई फाई तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं क्रॉसवर्ड खेल लेता हूँ, हम बॉम्ब बना रहे हैं, हमारा देखो ब्रेन कितना शार्प हो रहा है. तो ये सब कोई आप माइंड को यूज़ नहीं कर रहे हो. माइंड को यूज़ करना ये हुआ कि आपने बोला ऑफ माइंड, तो आपका माइंड ऑफ हो गया, ऑफ बटन. यू मीन स्टॉप थिंकिंग ऑल टुगेदर. मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम सोचना ही छोड़ दें. नो, आई कांट एक्सेप्ट मे बी फॉर अ मोमेंट और टू. तो हम ऐसे ह्यूमन बींग बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे कि हम सोचना ही छोड़ दें, हम वो नहीं कर सकते. नो, आई कांट. 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए हम ठीक है नहीं सोचेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो हम सोचे ही ना, वो तो नहीं होता. देन द माइंड इज यूजिंग. इसका मतलब है कि आपका माइंड आपको यूज़ कर रहा है. You are unconsciously identified with it, so you don't even know that you are its slave. It's almost as if you were possessed without knowing it, and so you take the possessing entity to be yourself. The beginning of freedom is the realization that you are not possessing entity, the thinker. Knowing this enables you to observe the entity. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated. जब आप उस थिंकर को देख रहे होते हैं ना कि ये बंदा है कौन जो सोच रहा है, a higher level of consciousness becomes activated. एक बहुत ही हाई लेवल की कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाती है. You then begin to realize that there is vast realm of intelligence beyond thought. That thought is only a tiny aspect of that intelligence. You also realize that all things that truly matter, beauty, love, creativity, joy, inner peace, arise from beyond the mind. You begin to awaken. हम सब awake हो गए, enlightened हो गए. नेक्स्ट हेडिंग है freeing yourself from your mind. What exactly do you mean by watching the thinker? आप ये बोल क्या रहे हो कि मतलब जो थिंकर है उसको हम देखें, हम उसको कैसे देख सकते हैं, हम तो वही है ना, तो हम उसको कैसे देखेंगे. When someone goes to doctor and says, I hear a voice in my head, or she will most likely to be sent to a psychiatrist. The fact is that in a very similar way, virtually everyone hears a voice or several voices in their head all the time. The involuntary thought processes that you don't realize you have the power to stop
कॉन्टीन्यूअस मोनोलॉग्स और डायलॉग्स। तो बोल रहा है कि आपके दिमाग में थॉट्स होते हैं, उसको स्टॉप, कॉन्टीन्यूअस मोनोलॉग्स को स्टॉप करना ही पड़ेगा। यू हैव प्रोबेबली कम अक्रॉस मैड पीपल इन द स्ट्रीट incessantly talking or muttering to themselves. Well, that's not much different from what you and I and all other normal people do, except that you don't do it out loud. बोल रहे हैं कि जो ऐसे पागल लोग आपके दिखते हैं बाहर, वो बोलते हुए दिखते हैं, तो एक्चुअली बोल तो हम भी रहे हैं, लेकिन हम दिमाग के अंदर बोल रहे हैं और वो दिमाग के बाहर बोलते हैं। द वॉइस कमेंट्स, speculates, judges, compares, complains, likes, dislikes and so on। हम दिन भर यही करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं हमेशा दिमाग में। द वॉइस इज़ नॉट नेसेसरली रेलिवेंट टू द सिचुएशन यू फाइंड योर सेल्फ इन एट द टाइम, जबकि आपका कुछ उस सिचुएशन से लेना देना ही नहीं है। It may be reviving the recent or distant past or rehearsing or imagining possible future situations. Here it often images things going wrong and negative outcomes. That is called worry. Sometimes this soundtrack is accomplished by visual images or mental movies. Even if the voice is relevant to the situation at hand, it will interpret in in terms of the past. This is because the voice belongs to your conditioned mind, which is the result of all your past history as well as of the collective cultural mindset you inherited. So you are the judge, the present through the eyes of the past and get a totally distorted view of it. It is not uncommon for the your voice to be person's own worst enemy. Many people live with a tormentor in their head that continuously attacks and punishes them and drain them of vital energy. It is the cause of untold misery and unhappiness as well as of disease। वो अभी यही बोल रहे हैं कि दिमाग का जो चैटर जो हमेशा बोलता रहता है उसको शांत कराना बहुत ज़रूरी है। The good news use good the good news is that you can free yourself from your mind. This is the only true liberation. You can take the first step right now. Okay, first step बोल रहे हैं हमें। Start listening to the voice in your head as often as you can. Pay particular attention to any repetitive thought patterns, those old gramophone records that have been playing in your head perhaps for many years. This is what I mean by watching the thinker, which is another way of saying listen to the voice in your head. Be there as the witnessing presence। बोल रहे हैं कि इससे लिबरेट कैसे हो ना, तो उसके लिए है कि आपके दिमाग में जो एक कंसिस्टेंट थॉट चल रहा है ना, आप उसको देखो, आप उसको ऑब्जर्व करो। व्हेन यू लिसन टू दैट वॉइस, जब आप उस आवाज़ को सुनते हो, लिसन इट इम्पार्शियली, आप उसको इम्पार्शियली सुनो, मतलब पूरे ध्यान से सुनो। दिस इज़ टू से do not judge, condemn what you hear, for doing so would mean that the same voice has come in again through the back door. You will soon realize there is the voice, and here I am listening to it, watching it. This I am realization, this sense of your own presence is not a thought. It arises from beyond the mind. वो बोल रहा है कि जब आप उसको सुन रहे होते हो ना, तो आप सुनो, आप उसको ये मत बोलो कि अरे अरे ये कैसा थॉट हो गया, अरे अरे ऐसा थोड़ी, अरे ऐसे थोड़ी बोला था मैंने, ऐसे नहीं कहा था, ये सब मत बोलो। बस वो जो थॉट चल रहा है उसको ऑब्जर्वर बन के बस देखते रहो। सो व्हेन यू लिसन टू अ थॉट, you are aware not only of the thought but also of yourself as the witness of the thought. You feel a conscious present, your deeper self, behind or underneath the thought, as it were. The thought when loses its power over you and quickly subsides because you are no longer energizing the mind through identification with it. जैसे आप सोच रहे हो ना, तो आप जब उस पर रिएक्ट करते हो, अरे मैंने ऐसे कब बोला, अरे ऐसे कब हुआ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, आप वो मत करो। और जब वो जो थिंकिंग है ना, उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही शांत होना बंद हो जाएगा, या आप उसके साथ
आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो अपने आप ही शांत हो जाएगा. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इनवॉलेंटरी एंड कंपल्सिव थिंकिंग. When a thought subsides, you experience a discontinuity in the mental system, a gap of no mind at first. The gap will be short, a few seconds perhaps, but gradually they will become longer. तो जो नो माइंड होगा ना, जब आप ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा कि कोई माइंड है ही नहीं. तो वो गैप आएगा, वो 1 या 2 मिनट के लिए आएगा शुरू शुरू में, या फ्यू सेकंड्स के लिए आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा. When these gaps occur, you feel a certain stillness and peace inside you. जब जैसे मेडिटेशन भी इसी को बोलते हैं कि जब ये थोड़ी देर के लिए आएगा तो आप बिल्कुल स्टिलनेस हो जाएगा और पीस हो जाएगा आपके अंदर. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग, which is usually which is usually which is usually obscured by the mind. When practice with practice, the sense of stillness and peace will deepen. जब जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो पीस गहरी होती जाएगी. In fact, there is no end to its depth. You will also feel a subtle emanation of joy arising from deep within, the joy of being. जब ऐसा करोगे तो आपको जॉय ऑफ बीइंग का एहसास होना शुरू हो जाएगा. लेकिन ये सब करने से पहले, एहसास करने से पहले आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट अ ट्रांस लाइक स्टेट. ट्रांस लाइक स्टेट नहीं होती है, नॉट एट ऑल. देयर इज़ नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. आपका नहीं लॉस जाएगा, यहाँ पे कॉन्शियस रहोगे आप. द अपोजिट इज़ द केस. It is the price of peace were a lowering of your consciousness, and the price of stillness a lack of vitality and alertness. Then they would not be worth having. In this state of inner connectedness, you are much more alert, more awake than in mind identified state. You are fully present. It also raises the vibrational frequency of the energy field that gives life to the physical body. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि आपको जब लगता है ना कि आपका माइंड एक्टिव है, इसका मतलब आप बड़े स्मार्ट हो, बड़े एक्टिव हो, ऐसा है. एक्चुअली ये इसका अपोजिट है. जब आप इस स्टिलनेस में रहना शुरू करोगे तो एक्चुअली आप ज़्यादा अलर्ट होके चीज़ों को डीप में देख पाओगे. उसका उल्टा है. दिस इज सरप्राइजिंग. एज यू गो मोर डीपली इन टू द realm ऑफ नो माइंड, जैसे जैसे आप गहराते जाओगे, एज इट समटाइम्स कॉल्ड इन द ईस्ट, यू रियलाइज इज द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस. ईस्ट कौन है? हम लोग, हम जो इंडियंस हैं इस साइड के जो है, हम लोग ईस्ट साइड के लोग हैं. तो वो बोल रहे हैं कि ईस्ट में इसको प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं. आत्मा का परमात्मा में जो मिलन बोलते हैं या मेडिटेशन बोलते हैं. In that state, you feel your own presence with such intensity and such joy that all thinking, all emotions, your physical body, as well as the whole external world becomes relatively insignificant in comparison to it. कि आप इतने बड़े हो जाते हो अपने आप में कि बाकी सब कुछ बिल्कुल छोटा हो जाता है. And yet, this is not a selfish but a selfless state. It takes you beyond what you previously thought as yourself. That presence is essentially you, and at the same time inconceivably greater than you. What I am trying to convey here, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या यहाँ पे, कि इट में साउंड पैराडॉक्सिकल और इवन कॉन्ट्राडिक्टरी आपको दिखेगा, इसका उल्टा दिखेगा, बट देयर इज़ नो अदर वे दैट आई कैन एक्सप्रेस इट. लेकिन और किसी तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द थिंकर, चलो वॉचिंग द थिंकर की जगह यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ गैप इन द माइंड स्ट्रीम सिंपली बाय डायरेक्टिंग द फोकस ऑफ योर अटेंशन इन टू नाउ. चलो आप थिंकर को वॉच करना छोड़ दो, तो आप बस ये देख लो, अटेंशन डालो नाव पे. जस्ट बिकम इंटेंशनली कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. आप बस प्रेजेंट मोमेंट पे कॉन्शियस हो जाओ. दिस इज़ द डीपली सेटिस्फाइंग थिंग टू डू. इन दिस वे यू ड्रॉ कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम माइंड एक्टिविटी एंड क्रिएट अ गैप ऑफ नो माइंड इन विच यू आर हाईली अलर्ट एंड अवेयर बट नॉट थिंकिंग. This is the essence of meditation. In your everyday life, you can practice this by taking any routine activity that normally is only a means to an end and giving it your fullest attention so that it becomes an end in itself.
For example, every time you walk up and down the stairs in your house or place of work, pay close attention to every step, every moment, even your breathing. Be totally present. Or when you wash your hands, pay attention to all the sense perceptions associated with the activity, the sound and feel of the water, the movement of your hands, the scent of the soap, and so on. Or when you get into your car, after you close the door, pause for a few seconds and observe the flow of your breath. Become aware of a silent but powerful sense of presence. There is one certain criterion by which you can measure your success in this practice, the degree of peace that you feel within. So, the single most vital step on your journey toward enlightenment is this: learn to disidentify from your mind. Every time you create a gap in the stream of mind, the light of your consciousness grows stronger. One day you may catch yourself smiling at the voice in your head, as you would smile at the antics of a child. This means that you no longer take the content of your mind all that seriously, as your sense of self does not depend on it. तो इस पूरे 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े, उसमें ये है कि चलो वो बोल रहे हैं कि आप थिंकर विंकर को चलो आप नहीं करते तो आप ये कर लो, छोटी सी चीज़ कि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, आप हाथ धोने जा रहे हो तो आप ये देखो आपके हाथ में कितने फिंगर है, अच्छा आपके नेल्स कितने बड़े हैं। जब आप हाथ धो रहे हो तब ये सब सोचो, अच्छा पानी कितना आ रहा है, अच्छा नलके की शेप कैसी है, अच्छा पानी कितने फ्लो से आ रहा है, अच्छा साबुन का डब्बा कैसा है, उसका कलर कैसा। तो आप वो कह रहे हैं कि उस पूरे उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, वो करो और उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। उस टाइम पे भी सोचो मत, हाथ धो रहे हो और सोच रहे हो अरे यार गाड़ी पकड़नी है, लेट हो गया, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे वो वहाँ गया था तो ये क्यों किया। तो वो बोल रहे कि ये भी मत करो, आप बस जो इतना तो कर सकते हो कि जो कर रहे हो बस वही करो। एनलाइटनमेंट, राइजिंग अबाउट थॉट। एनलाइटमेंट क्या है? अपने थॉट से बस ऊपर। Isn't thinking essential in order to survive in this world? सही बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हो कि सोचो ही मत। अरे सोचेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? सिंपल सी बात है, बिना थिंकिंग के जिएंगे कैसे? पता नहीं कैसा ऑथर है, भैया बोल रहे हैं सोचो ही मत। बिना सोचे हम कैसे जिएंगे? सेम क्वेश्चन मैं भी यही पूछती हूँ। तो क्या बोल रहे हैं वो, उसका जवाब हमें दे रहे हैं भाई। योर माइंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, अ टूल। ठीक है, आपको एक टूल दिया गया है, आपको एक औजार दिया गया है। इट इज़ देयर टू बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। आपको एक काम करने के लिए ये माइंड वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिया गया है। जैसे कि आपको एसी चलाना है तो आपके लिए एसी का रिमोट आपको दिया गया है। एंड व्हेन द टास्क इज़ कंप्लीटेड यू ले इट डाउन। अब आपने एसी चला दिया तो उसको हाथ में पकड़ के थोड़ी रखते हो। एसी चल गया, एसी चल रहा है, आपने रख दिया। जब बंद करना है उसको बंद कर दिया। As it is, would say about 80 to 90% of most people's thinking is not only repetitive and useless, but because of its dysfunctional and often negative nature, much of it is also harmful. वो बोल रहे हैं कि 80 to 90% जो आपके थॉट होते हैं, मैं क्यों मना कर रहा हूँ सोचने के लिए, या तो वो रेपिटेटिव होते हैं, एक ही बात आप रोज़ सोचते हो, या तो वो बिल्कुल बकवास होते हैं, और चलो वो भी छोड़ दो तो वो नेगेटिव होते हैं, और वो भी छोड़ दो तो वो आपको ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो मेरा पर्पस आपको नुकसान से बचाना ही है, आपके नुकसान से। ऑब्जर्व योर माइंड एंड यू विल फाइंड दिस टू बी ट्रू। इट कॉजेज अ सीरियस लीकेज ऑफ वाइटल एनर्जी। अगर आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सच नहीं है तो करके देखो, ये पूरी लीकेज कर देता है आपकी वाइटल एनर्जी की, जैसे कहते हैं ना, कर देता है एक। द काइंड ऑफ कंपल्सिव थिंकिंग इज एक्चुअली एन एडिक्शन। ये एक एडिक्शन हो गया हमें कि हमें सोचते ही रहना है। व्हाट कैरेक्टराइजेज एन एडिक्शन? एडिक्शन क्या होती है? क्वाइट सिंपली दिस: यू नो लॉन्गर फील दैट यू हैव द चॉइस टू स्टॉप। एडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप इसको रोक ही नहीं सकते, आपके पास चॉइस ही नहीं है। इट सीम्स स्ट्रॉन्गर देन यू, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर लगती है। इट ऑल्सो गिव्स यू फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर, एक झूठा खुशी देता है आपको। प्लेजर दैट इनएरिएबली टर्न्स इनटू पेन, ऐसी खुशी जो आपको पेन में ही आती है। अल्टीमेटली आपको नुकसान ही बोलता है। एडिक्शन की ये डेफिनेशन है। वाई शुड वी बी अडिक्टेड टू थिंकिंग? हम क्यों उसकी थिंकिंग एडिक्टेड हो जाते हैं भाई? बिकॉज क्यों? यू आर आइडेंटिफाइड विद इट, which means that you derive your sense of self
फ्रॉम द कंटेंट एंड एक्टिविटी ऑफ योर माइंड। आप सोचते हो कि ये जो मेरा दिमाग कर रहा है मैं यही हूँ, because you believe that you would cease to be if you stop thinking. As you grow up, you form a mental images of who you are based on your personal and cultural conditioning. We may call this phantom self the ego. It consists of mind activity and can only be kept going through constant thinking. The term ego means different things to different people, but when I use here, it means a false self created by unconscious identified with mind. To the ego, the present moment hardly exists. Ego जो होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं होता है, हार्डली एक्सिस्ट बोल रहे हैं. ओनली पास्ट एंड फ्यूचर आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. ईगो के लिए पास्ट और फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है. This total reversal of the truth accounts for the fact that in the ego mode, the mind is so dysfunctional. It is always concerned with keeping the past alive. Ego क्या करता है तो past को alive रखता है, because without it who we are, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा ना. It constantly projects itself into the future to ensure its continued survival and to seek some kind of release or fulfillment there. या तो वो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है. पास्ट में इसलिए रहता है मैंने ये किया मेरी वजह से हुआ. फ्यूचर में क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि अरे मैं जब ये कर दूंगा तो लोग मुझे ऐसे बोलेंगे, जब मैं ये कर दूंगा, ये अचीव कर लूँगा तो मैं ऐसा महसूस करूँगा. तो वो या जो ईगो सेंट्रिक लोग होते हैं, ईगो अपने आप में एक जो पर्सन है वो या तो पास्ट में लिव करता है या फ्यूचर में लिव करता है. वो प्रेजेंट में कभी भी लिव नहीं करेगा क्योंकि उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी. इट सेज वन डे व्हेन दिस दैट और अदर हैपन्स आई एम गोइंग टू बी ओके, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, आई एम गोइंग टू बी एट पीस. जो बात मैंने बोली वही बोल रहे हैं आगे ये. इवन व्हेन द ईगो सीम्स टू बी कंसर्न विद द प्रेजेंट, इट इज़ नॉट द प्रेजेंट दैट इट सीज. It misperceives it completely because it looks as it through the eyes of the past. वो जो प्रेजेंट को भी देखता है ना, जो ईगो होता है, वो पास्ट की नज़रों से देखता है कि आज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसलिए हुआ था, या ये इसलिए हो रहा है कि ये इसलिए होगा. और it reduces the present to a means to an end that always lies in the mind projected future. वो भी वही बात जो मैंने बोली. ऑब्जर्व योर माइंड एंड यू विल सी दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो और देखोगे कि यही सब चल रहा है आपके दिमाग में. जो मैं बोल रहा हूँ ना वही सब चल रहा है. द प्रेजेंट मोमेंट होल्ड्स द की टू लिबरेशन. जो प्रेजेंट मोमेंट है वही आज़ादी की चाबी है. बट यू कैन नॉट फाइंड द प्रेजेंट मोमेंट एज लॉन्ग एज यू आर अ माइंड. अगर आप माइंड रहोगे तो आप कभी नहीं, आपको नहीं मिलेगा वो. आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई एबिलिटी टू एनालाइज and discriminate. I would not mind learning to think more clearly in a more focused way, but I don't want to lose my mind. The gift of thought is the most precious thing we have. Without it, we would just be another species of animal. The predominance of mind is no more than a stage in the evolution of consciousness. We need to go on to the next stage now as a matter of urgency. Otherwise, we will be destroyed by the mind, which has grown into a monster. I will talk about this in more detail later. Thinking and consciousness are not synonyms. Thinking, सोचना और consciousness synonyms नहीं है. Thinking only a small aspect of consciousness का एक बहुत ही छोटा सा अंग है thinking. Thought cannot exist without consciousness. But consciousness does not need thought. Consciousness को thought की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थॉट को कॉन्शियसनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एनलाइटमेंट मीन्स राइजिंग अबव थॉट्स, नॉट फॉलिंग बैक टू लेवल बिलो थॉट, द लेवल ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट. इन द एनलाइटमेंट स्टेट you still use your thinking mind when needed, but in a much more focused and effective way than before. You use it mostly for practical purposes, but you are free of the involuntary internal dialogue, and then there is inner stillness. When you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed, you oscillate every few minutes or so between thoughts and stillness, between mind and no mind. No mind is consciousness without thought. Only in that way is it possible to think creatively.
because only in that way does thought have any real power. Thought alone, when it is no longer connected with the much vaster realm of consciousness, quickly becomes barren, insane, destructive. अगर हम थॉट को कॉन्शियसनेस के रेल्म से कनेक्टेड नहीं रखेंगे तो बहुत ही जल्दी बेकार बन जाएंगे, इंसेन हो जाएंगे और डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएंगे. द माइंड इज़ एसेंशियली अ सर्वाइवल मशीन. माइंड जो है एक सर्वाइवल मशीन है. अटैक द डिफेंस अगेंस्ट अदर माइंड्स. जो अदर माइंड्स हैं उसके ऊपर अटैक का काम करता है अपने अपने डिफेंस में. गैदरिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन. क्या करता है, मुझे कैसे हेल्प होगा, मैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूँ, मुझे हेल्प होगी. मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करता हूँ, मैं सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ. माइंड ये बोलता है तो मैं खुद को सेफ रख सकता हूँ. दिस इज़ वॉट इज़ गुड एट, बट इट इज़ नॉट एट ऑल क्रिएटिव. ये तो ये कर रहा है लेकिन क्रिएटिव तो नहीं है ना. ऑल ट्रू आर्टिस्ट, whether they know it or not, create from a place of no mind, from inner stillness. जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना वो इनर स्टिलनेस से ही क्रिएट करते हैं. उनको पता भी नहीं होता है, तब भी अनजाने में होता है ये. The mind then gives form to the creative impulse or insight. Even the great scientists have reported that their creative breakthrough came at a time of mental quietude. The surprising results of a nationwide inquiry among America's most eminent mathematicians, including Einstein, to find out their working methods was that thinking plays only a subordinate part in the brief, decisive phase of the creative act itself. So, I would say that simple reason why the majority of scientists are not creative is not because they don't know how to think, but because they don't know how to stop thinking. तो बोल रहे जितने भी क्रिएटिव माइंड्स दुनिया में काम किए हैं उनसे पूछो तो वो यही कहते हैं कि जब हमने सोचना बंद कर दिया, कोई क्रिएटिव माइंड, कोई एक स्टिलनेस की शक्ति आई और उसने हेल्प की, उसने वो काम किया जब वो स्टिल हुए. इसीलिए वो बोल रहे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्रिएटिव या कोई इन्वेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो थिंकिंग को स्टॉप नहीं करते हैं. साइंटिस्ट जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो नई चीज़ें बनाते हैं, एमिनेंट मैथमेटिशियंस, आइंस्टाइन, वो अपने दिमाग को शांत करते हैं और फिर नई चीज़ उनके दिमाग में आती है. एक सेकेंड. इट वॉज नॉट थ्रू द माइंड, थ्रू थिंकिंग, that the miracle that is life on earth of your mind were created and are being sustained. There is clearly an intelligence at work that is far greater than the mind. How can a single human cell measuring 1 upon 1000 of an inch across contain instructions within its DNA that would fill 1000 books of 600 pages each? The more we learn about the working of the body, the more we realize just how vast is the intelligence at work within it and how little we know. When the mind reconnects with that, it becomes a most wonderful tool. It then, एक सेकेंड, ये कुछ फाइल इधर हो गई थी. इट देन सर्व्स समथिंग ग्रेटर देन इट सेल्फ. वो बोल रहे हैं कि इतनी स्टोरेज हमारे जो सेल्स एक सेल में, ह्यूमन सेल में होती है, वो कैसे पॉसिबल है. तो आप जब धीरे धीरे मैं आपको बॉडी, माइंड, आपके शरीर के बारे में बताऊंगा, इस इंटेलिजेंस के बारे में जो हमारे शरीर में काम कर रही है, तो आपको समझ आएगा कि इट देन सर्व समथिंग ग्रेटर देन इट सेल्फ. इमोशन, ये नया हेडिंग है, इमोशन, द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड. बोल रहा है इमोशन क्या होते हैं. इमोशन ये होता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है जब इमोशन, आपके इमोशन, तो जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है आपके माइंड के रिएक्शन से, तो उसको इमोशन बोलते हैं. वो भी समझाएंगे डिटेल में, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बट वो नीचे समझाएंगे. व्हाट अबाउट इमोशंस. अब वो कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं एज अ हिज लिसनर्स, रीडर्स, अब ये इमोशन कहाँ से आ गया भाई. आई गेट कॉट अप इन माई इमोशंस मोर देन आई डू इन माई माइंड. मतलब इमोशन तो होगा ही ना, मतलब इमोशन हद ही कर रहे हो. मतलब हम ऑथर को बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि हद ही कर रहे हो. अब इमोशन भी ले आए आप, पहले थिंकिंग ले आए, अब इमोशन भी ले आए. बोल रहे हो कि अरे इमोशन तो आएगा ही ना, उसको थोड़ी कोई कंट्रोल कर सकता है. तो अब उसका जवाब देंगे वो हमें. Mind is the way I use the word, is not just thought.
It includes your emotions as well as all unconsciousness, mental, emotional, reactive patterns. Emotion arises at the place where mind and body meet. Emotion का मतलब क्या होता है, अब आप लोग बताओ, सोचो, सोच लिया? तो इमोशन होता है कि मैं रो रही हूँ, ठीक है, ये इमोशन है। मैं हंस रही हूँ, ये इमोशन है। मैं खुश हूँ, ये इमोशन है। लेकिन क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं खुश क्यों हूँ? तो वो बोल रहे हैं कि जब बॉडी और माइंड मीट करते हैं तो उसको हम इमोशन बोलते हैं. इट इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड, और यू माइट से अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड इन द बॉडी. दोनों बातें सेम है. फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल दे दिया. एन अटैक thought or a hostile thought will create a build-up of energy in the body that we call anger. गुस्सा क्यों होता है? थॉट एक बिल्डअप होती है एनर्जी, जिसकी वजह से गुस्सा आता है. द बॉडी इज गेटिंग रेडी टू फाइट. अब बॉडी को लड़ना है. द थॉट दैट यू आर बीइंग थ्रेटन्ड फिजिकली और साइकोलॉजिकली causes the body to contract, and this is the physical side of what we call fear. Research has shown that strong emotions even cause changes in the biochemistry of the body. जो रिसर्च की गई है उसमें दिखाया गया है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो आपकी बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो पूरी चेंज कर देते हैं. दीज बायोकेमिकल चेंजेस रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल और मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ द इमोशन. ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजुअली कॉन्शियस ऑफ ऑल योर थॉट एंड पैटर्न्स. हमेशा थोड़ी हम देखते रहते हैं अपने कॉन्शियस थॉट और पैटर्न्स को. एंड इट इज़ ऑफ्टन ओनली थ्रू वॉचिंग योर इमोशंस दैट यू कैन ब्रिंग दैम इनटू अवेयरनेस. बोल रहे हैं कि चलो थॉट भी मत देखो, अपने इमोशंस को देख लो ना हमेशा. द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थिंकिंग, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, judgment and interpretations, which is to say, the less present you are as the watching consciousness, the stronger the emotional energy charge will be. Whether you are aware of it or not, if you cannot feel your emotions, if you're cut off from them, you will eventually experience them on a purely physical level as a physical problem or symptom. A great deal has been written about this in recent years, so we don't need to go into it here. A strong unconscious emotional pattern may even manifest as an external event that appears to just happen to you. For example, I have observed that people who carry a lot of anger inside without being aware of it and without expressing it are more likely to be attacked verbally or even physically by other angry people, and often for no apparent reason. They have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminally, and that triggers their own latent anger. Wow. तो कह रहे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जो लोग गुस्से में रहते हैं वो अपने आसपास अपने आप ही गुस्से वाली सिचुएशन लोग अट्रैक्ट करते हैं. उनका अपना अंदर का गुस्सा ही उनको उस फ्रेम में लेके आता है. लोगों के साथ फिजिकल वर्बल आर्ग्यूमेंट होते हैं. इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी फीलिंग योर इमोशंस, start by focusing attention on the inner energy field of your body. Feel the body from within. This will also put you in touch with your emotions. We will explore this in detail. You say that an emotion is the mind's reflection in the body, but sometimes there is a conflict between the two. The mind says no, while the emotion says yes, or the other hand. बोल रहा है कि आप बोलते हो दोनों का कनेक्शन होता है इमोशन, तो कभी कभी तो दिमाग हाँ बोल रहा होता है और बॉडी ना बोल रही होती है. तो ये कैसी बात है? तो बोल रहे हैं इफ़ यू रियली वांट टू नो योर माइंड, the body will always give you a truthful reflection. So look at the emotion, or rather feel it in your body. If there is an apparent conflict between them, the thought will be the lie, the emotion will be the truth. Not the ultimate truth of who you are, but the relative truth of your state of mind at that time. Conflict between surface thoughts and unconscious mental process is certainly common. You may not yet be able to bring your unconsciousness mind activity into awareness as thoughts,
but it will always be reflected in the body as an emotion. And of this, you can become aware. To watch an emotion in this way is basically the same as listening to or watching a thought, which I described earlier. The only difference is that while a thought is in your hand, an emotion has a strong physical component and so is primarily felt in the body. You can then allow the emotion to be there without being controlled by it. You no longer are the emotion, you are the watcher, the observing presence. If you practice this, all this is unconscious in you will be brought into the light of consciousness. तो बोल रहे हैं कि जैसे मैंने पहले ही बोला अपने थॉट्स को देखो, इमोशंस को देख लो, सेम चीज़ है कि जब इमोशन आ रहे हैं तो यू कैन देन अलाउ द इमोशन टू बी देयर विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट. You no longer are the emotion, you are the watcher, the observing presence. अब आप देख रहे हो, आप वो कर नहीं रहे हो, अब आप ऑब्जर्वर हो गए हो. If you practice this, all this is unconscious in you will be brought into the light of consciousness. जब आप ये सब करोगे तो आप अपने आप ही लाइट में आ जाओगे कॉन्शियसनेस की. सो ऑब्जर्विंग आवर इमोशंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ऑब्जर्विंग आवर थॉट. तो हमें अपने इमोशंस भी ऑब्जर्व करने हैं और थॉट भी ऑब्जर्व करना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे कि थॉट्स है. येस, मेक इट अ हैबिट टू आस्क योर सेल्फ. वो बोल रहे हैं अपनी आदत बना लो. आस्क योर सेल्फ, क्या पूछना है? व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी एट दिस मोमेंट. मेरे अंदर चल क्या रहा है? दिस क्वेश्चन विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन. जब आप पूछोगे ना मेरे अंदर चल क्या रहा है, तो जो आवाज़ आएगी ना वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी. बट डोंट एनालाइज मत करो कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ. जस्ट वॉच, फोकस योर अटेंशन विद इन, फील द एनर्जी ऑफ द इमोशन. इफ देयर इज नो इमोशन प्रेजेंट, टेक योर अटेंशन मोर डीपली इन टू द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी. इट इज़ द डोर इन टू बींग. यहाँ से ही दरवाज़ा खुलता है बींग का. An emotion usually represents an amplified and energized thoughts patterns, and because of its often overpowering energetic charge, it is not easy initially to say present enough to be able to watch it. It wants to take you over, and it usually succeeds unless there is enough presence in you. If you are pulled into unconscious identification with the emotion through lack of presence, which is normal, the emotion temporarily becomes you. Often, a vicious circle builds up between you and your thinking and emotion. They feed each other. मतलब है कि इमोशन और जो थॉट है एक दूसरे को फीड करते हैं. पता है ऐसे हुआ, थिंकिंग ने बोला पता है ऐसे हुआ, इसने ऐसे कर दिया, सही नहीं था ये. इमोशन ने बोला ऐसे कर दिया, अच्छा, ओह मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है. और फिर वो इमोशन और ये ऐसे चल रहा है, एक विशियस सर्कल बन गया है. द थॉट पैटर्न क्रिएट्स अ मैग्नीफाइड रिफ्लेक्शन ऑफ इट सेल्फ इन द फॉर्म एंड ऑफ इमोशन, एंड द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमोशन कीप्स फीडिंग द ओरिजिनल थॉट पैटर्न्स. तो अब जब आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, तो आपके आसपास की एनर्जी वही हो रही है और आप वही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हो. तो ये तो कभी नहीं ख़त्म होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा. बाय ड्वेलिंग मेंटली ऑन द सिचुएशन, इवेंट और पर्सन that is the perceived cause of the emotion, the thought feeds energy to the emotion, which in turn energizes the thought pattern and so on. वही बात है कि एक दूसरे को फीड करते रहते हैं. Basically, all emotions are modifications of one primordial, undifferentiated emotion that has its origin in the loss of awareness of who you are beyond name and form. Because of its unidentified nature, because of its undifferentiated nature, it is hard to find a name that precisely describes the emotion. Fear comes close but apart from a continuous sense of threat. It also includes a deep sense of abandonment and incompleteness. Fear कहाँ से आता है ना, वो बोल रहे हैं. It may be best to use a term that is as undifferentiated as that basic emotion and simply call it a pain.
One of the main tasks of the mind is to fight or remove that emotional pain, which is one of the reasons for its incessant activity. But all it can ever achieve is to cover it temporarily. In fact, the harder the mind struggles to get rid of the pain, the greater the pain. The mind can never find the solution, nor can it afford to allow you to find the solution, because it is itself an intrinsic part of the problem. Imagine a chief of police trying to find an arsonist when the arsonist is the chief of police. You will not be free of the pain until you cease to derive your sense of self from identification with the mind, which is to say, from ego. The mind is then toppled from its place of power and being reveals itself as your true nature. इस पूरे पैराग्राफ में यही बोला गया है कि ये माइंड और इमोशन एक दूसरे को फीड करते रहते हैं. माइंड इसलिए करता है कि एक्चुअली वो ट्राई करता है सॉल्यूशन देने के लिए कि देखो तुमको इसने ये बोल दिया, देखो ऐसा हो गया, देखो उसके पास तो इतना, तुम्हारे पास इतना नहीं है. एक्चुअली वो कवर अप कर रहा होता है कि तुमको बुरा ना लगे, कि तुम अपने आप को उसके जैसा करो, और इमोशन हावी हो जाता है. लेकिन जब वो इमोशन क्रिएट करता है तो उसकी वजह से फिर माइंड उसको सेव करने के लिए फिर से वही इमोशन क्रिएट करता है ना. ये हार्ड टू एक्सप्लेन है बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क. वो बोल रहे हैं मुझे पता है तुम क्या पूछोगे अब. आई वॉज गोइंग टू आस्क व्हाट अबाउट पॉजिटिव इमोशंस सच इन लव एंड जॉय. आप हमेशा माइंड को बेचारे को ब्लेम क्यों कर रहे हो, खाली परेशानियों के लिए, एंगर के लिए, फियर के लिए, थ्रेट के लिए, अनहैप्पीनेस के लिए. अरे भाई माइंड जो है वो ये इमोशन भी तो क्रिएट करता है, लव और जॉय का, हेल्थ का, हैप्पीनेस का. गुड क्वेश्चन. दे आर inseparable from your natural state of inner connectedness with being. Glimpses of love and joy or brief moments of deep peace are possible whenever a gap occurs in the stream of thought. For most people, such gaps happen rarely and only accidentally in moments when the mind is renderedly speechless, sometimes triggered by great beauty, extreme physical exertion, or even great danger. Suddenly, there is inner silence, stillness, and within that stillness, there is a subtle but intense joy. There is love, there is peace. तो कैसे होता है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं कब स्पीचलेस हो जाती हूँ, जब मैं बहुत सुंदर नेचर देखती हूँ, बहुत सुंदर स्काई देखती हूँ, बहुत सुंदर फूल देखती हूँ, बहुत सुंदर माउंटेन्स देखती हूँ, बहुत सुंदर ट्री देखती हूँ. मतलब कुछ भी खूबसूरत जब मुझे दिखता है ना तो मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाती हूँ. इसीलिए मैं रेगुलर वॉक जाती हूँ. समुंदर देख के मैं स्टिल हो जाती हूँ, या रिवर्स देख के, यस, बहुत सुंदर पत्थर देख के. दैट्स माई पर्सनल थिंग. यूजुअली सच मोमेंट्स आर शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हाँ, ये शॉर्ट लिव्ड होता है. पूरे 24 घंटे में इस मूड में मैं नहीं रहती हूँ. ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं. एज द माइंड क्विकली रिज्यूम्स इट्स नॉइज मेकिंग एक्टिविटी दैट विल कॉल थिंकिंग. हम थोड़े देर के लिए होते हैं स्टेट ऑफ माइंड में, और थोड़ी देर के बाद फिर से हम अपने क्योस वाले थिंकिंग वाले मोड में चले जाते हैं. लव, जॉय एंड पीस कैन नॉट फ्लरिश until you have freed yourself from mind dominance. But they are not what I would call emotions. They lie beyond the emotions on a much deeper level. So you need to become fully conscious of your emotions and be able to feel them before you can feel that which lies beyond them. Emotion literally means disturbance. The word comes from the Latin emovere, means to disturb. तो इमोशन का मतलब क्या उन्होंने बोला है कि लातिन वर्ड है, लैटिन से है, और उसका जो मीनिंग था, बेसिक था, वो था डिस्टर्ब. लव, जॉय ये सब इमोशन नहीं है, ये एक अच्छी फीलिंग है. लव, जॉय, पीस आर डीप स्टेट ऑफ बीइंग, और रादर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ इनर कनेक्टेडनेस विद बीइंग. तो जब हम कनेक्टेड होते हैं ना अपने बीइंग से, तो उसमें से लव, जॉय एंड पीस आता है. एज सच दे हैव नो ऑपोजिट्स. उसका उल्टा कुछ नहीं है, ये होते ही हैं, ये बस हैं, और उसका ऑपोजिट कुछ नहीं है. दिस इज़ बिकॉज दे अराइज फ्रॉम बियॉन्ड द माइंड. ये ऐसा किस लिए होता है कि इन पे माइंड का काम नहीं करता है. इमोशंस ऑन द अदर हैंड, इमोशंस क्या होते हैं अदर हैंड पे, बीइंग पार्ट ऑफ ड्यूअलिस्टिक माइंड आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ अपोजिट्स. तो माइंड में हमेशा लॉ ऑफ अपोजिट काम करता है. दिस सिंपली मीन्स दैट यू कैन नॉट हैव गुड विदाउट बैड,
So, in the enlightened mind identify condition, what is sometimes wrongly called joy is the usually short lived pleasure side of the continuously alternating pain pleasure cycle. Pleasure is always derived from something outside you, where joy arises within. प्लेजर कहाँ से आता है? बाहर की चीज़ों से. जॉय का क्या मतलब होता है? जो आप अपने आप अंदर से क्रिएट करते हो, आपको कोई दे नहीं सकता है. द वेरी थिंग दैट गिव्स यू प्लेजर टुडे विल गिव यू पेन टुमारो, और इट विल लीव यू. सो इट्स एब्सेंस विल गिव यू पेन. आज प्लेजर है, वो कल को छोड़ेगा ही आपको, तो पेन होगा ही. जबकि जॉय क्या है? वो आपके अंदर है, वो हमेशा रहेगा. एंड वट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज लव मे बी प्लेजरेबल एंड एक्साइटिंग फॉर अ वाइल, but it is an addictive clinging, an extremely needy condition that can turn into its opposite at the flick of a switch. Many love relationships, after the initial euphoria has passed, actually oscillate between love and hate, attraction and attack. है ना? शुरू शुरू का प्यार होता है, प्लेजर, इनिशियल यूफोरिया होता है, और उसके बाद वो चला जाता है वो मोमेंट, और वापस से हम नॉर्मल हो जाते हैं. रियल लव डज नॉट मेक यू सफ़र. हाउ कुड इट? It does not suddenly turn into hate, or nor does real joy turn into pain. Real joy कभी भी pain में convert नहीं होता है. As I said, even before you are enlightened, before you have freed yourself from your mind, you may get glimpses of true joy, true love, or a deep inner peace, still but vibrantly alive. These are aspects of your true nature, which is usually obscured by the mind. Even within a normal, addictive relationship, there can be moments when the presence of something more genuine, something incorruptible can be felt. But they will only be glimpses, soon to be covered up again through mind interference. ऐसा नहीं है, कुछ रिलेशनशिप बहुत ही जेन्युइन होते हैं और जो करप्ट नहीं होते हैं, जिनमें बहुत भर भर के प्यार होता है, लेकिन वो ओनली भी ग्लिम्सेस ही होते हैं. एक बस छोटा सा वो होता है कुछ मोमेंट्स का, समथिंग सून टू बी कवर्ड अप बाय द, थोड़ी देर में माइंड इंटरफेरेंस होके वो करप्ट कर ही देता है कि इसने तुमको ये कहा, उसने ये कहा, इसने ऐसे कहा. इट मे बी देन सीम दैट यू हैड समथिंग वेरी प्रीशियस एंड लॉस्ट इट. आपको फिर क्या महसूस होता है? अरे ये कितना अच्छा था यार, और ये कैसे ख़राब हो गया, उसने मुझे ऐसे बोल के सब ख़राब कर दिया. माइंड की इंटरफेरेंस हो जाती है. और योर माइंड में कन्विंस दैट इट वॉज एन ऑल एन इल्यूजन एनी वे. और तुम्हारा माइंड बोलता है कि ये सब बकवास था, देखा, इल्यूजन ही था, ऐसा कुछ रियल में तो था नहीं. द ट्रूथ इज़ दैट इट वॉज नॉट एन इल्यूजन. सच ये है कि इल्यूजन नहीं था, वो हकीकत थी. एंड यू कैन नॉट लूज इट, और आप उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो मोमेंट जिया है. इट इज़ पार्ट ऑफ योर नेचुरल स्टेट विच कैन बी ऑब्सकर्ड बट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बाय द माइंड. आपने जिया है, उसको कोई बर्बाद तो कर ही नहीं सकता. वो तो अभी भी है ना आपके पास. वो मोमेंट जो पास चला गया वो अभी आपके पास है. इवन व्हेन द स्काई इज़ हैवीली ओवरकास्ट, जब आसमान भी पूरा ढक जाता है, लेकिन सूरज तो नहीं जाता ना, सूरज वहीं भी होता है. सूरज कहीं नहीं गया, बादलों के पीछे छुप गया है, अंधेरा है, लेकिन सूरज है. हमें दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है. सूरज अभी भी है, डिसअपियर नहीं हुआ है. इट इज़ स्टिल देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द क्लाउड्स. द बुद्धा सेज, बुद्धा जी ने क्या बोला है? दैट पेन और सफरिंग अराइजेस थ्रू डिज़ायर और क्रेविंग, and that to be free of pain we need to cut the bonds of desire. जो हमारी इच्छाएं होती हैं ना, वही है सब सफरिंग का कारण. उसको ही कट करना बहुत ज़रूरी है, वो कहते हैं. All cravings are the mind seeking salvation or fulfillment in external things and in the future as substitute for the joy of being. As long as I am my mind, I am those cravings, those needs, wants, attachment, and aversions, and apart from them, there is no I except a mere possibility, an unfulfilled potential, a seed that has not yet sprouted. In that state, even my desire to become free or enlightenment is just another craving for fulfillment or completion in the future. So don't seek to become free of desire or achieve enlightenment. Become present. Present बनो. बी देयर एज द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड. हमेशा मौजूद रहो, अपने माइंड को वॉच करो. इंस्टेड ऑफ कोटिंग द बुद्धा, बी द बुद्धा. हर जगह बुद्धा को कोट मत करो, खुद बुद्धा बन जाओ.
बी द अवेकेंड वन, बुद्धा का क्या मतलब, जिसको जागृति हो गई, जिसने देख लिया, विच इज़ what the word Buddha means. Humans have been in the grip of pain for eons, ever since they fell from the state of grace, entered the realm of time and mind, and lost awareness of being. At that point, they started to perceive themselves as meaningless fragments in an alien universe, unconnected to the source, to each other. Pain is inevitable as long as you are identified with your mind, which is to say, as long as you are unconscious, spiritually speaking. I'm talking here primarily of emotional pain, which is also the pain cause of physical pain and physical disease. Remember, hatred, self pity, guilt, anger, depression, jealousy, and so on, even the slightest irritation, are all form of pain. ये सारे पेन का फॉर्म है. एंड एवरी प्लेजर और इमोशनल हाई कंटेन्स विद इन इट सेल्फ द सीड ऑफ पेन इज inseparable opposite which will manifest in time. Anybody who has ever taken drugs to get high will know that the high eventually turns into a low. That is, the pleasure turns into some form of pain. Many people also know from their own experience how easily and quickly an intimate relationship can turn from a source of pleasure to a source of pain. जैसे कोई कोई लोग ये ड्रग्स वगैरह करते हैं हाई होने के लिए, उसके बाद पता है कि जब वो उसका नशा ख़त्म होता है, इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, वो कितने लो उसमें चले जाते हैं मुझे पता नहीं है, लो उसमें चले जाते हैं. जैसे कोई रिलेशनशिप है इतना हाई होता है वो, लेकिन वो उतने ही लो में जाता है जो हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं. सीन फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव, both the negative and the positive polarities are face of the same coin, are both part of the underlying pain that is inseparable from the mind identify egoic state of consciousness. एक second. There are two levels to your pain: the pain that you create now, and the pain from the past that still lives on your mind and body. Ceasing to create pain in the present and dissolving past pain, that is what I want to talk about now. वो बोल रहे हैं कि अभी का पेन और जो पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से आप जो पेन महसूस करते हो उसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है आगे अगले चैप्टर में. तो ये था एंड ऑफ चैप्टर 1, जो कि क्वाइट लॉन्ग था. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी रीडिंग, और आई होप आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आए. मेरे लिए भी बुक बहुत नई थी और काफ़ी डीप है, काफ़ी थॉटफुल है, एक बार में तो समझ नहीं आएगी. तो या बट हाँ अच्छी बुक है, और जितना इसका नाम है हाँ उतनी वर्थ है. तो मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर जल्दी लेके आती हूँ, और प्लीज़ आप इसको सुनो और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ. और हम सब ह्यूमन ग्राउंड्स पे एक जैसे ही हैं, हम सबके बेसिक एक जैसे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है. तो या लेट्स मेक द वर्ल्ड अ काइंड प्लेस. थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय. और मैं जल्दी से लेके आती हूँ आपके पास दूसरा चैप्टर.